हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस लेके आ गया हूं इंडियन नेवी एमआरएसएसआर और डबल ए के लिए सामान्य ज्ञान में जो भारत के सामान्य ज्ञान यानी इंडियन जीके है वो कर रहे हैं हम लोग, और उसका पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इन केस आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसके प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अब तक 3 पार्ट्स में हमने 75 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम 76 से शुरू करेंगे और इसमें आप लोगों को बता दूं 15 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद से सोचने का, खुद आंसर सोच लेना जब तक मैं आपको आंसर बताऊं, और उसके बाद जरूर मैच करना कि आपका आंसर कितना सही है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना था और आप कहां से हो। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? वेयर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन इंडिया? राजस्थान, गुजरात, केरला और तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है भारत में। गाइस आप लोग बोल रहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं लिख दूं, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख दिया है, और ये है कि यहाँ पर सर्वाधिक 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित हुआ, और ये 2016 की रिपोर्ट है। ठीक है, 2016 की रिपोर्ट है। इसके बाद जो है क्रमशः गुजरात, दूसरे नंबर पर गुजरात है जहाँ पे 1024 मेगावाट, मध्य प्रदेश 679 मेगावाट, तमिलनाडु 419 मेगावाट, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ 73.18 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया। और ये 2016 की रिपोर्ट है और उसी टाइम की ये जानकारी आपको मैं बता रहा हूं। और प्रथम स्थान पर अभी भी राजस्थान ही काबिज है। ठीक है, ओके गाइस, पढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन यानी 77 नंबर पर। भारत में ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है ये। किसके लिए? वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा जो होती है उसके लिए। ठीक है गाइज, यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 78 नंबर, तो भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? हाउ मच ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी capacity in India is derived from wind energy? 10%, 4.5%, 6% एंड 6.9%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 6%। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का 6% जो है पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, और भारत की ऊर्जा क्षमता का 1% ये है जो हम लोग यूज करते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ फैक्ट भी है वो देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का 6% पवन ऊर्जा से, जो कि मैंने बताया, और देश की ऊर्जा का 1% इससे उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? When did the development of wind energy in India started? 1998, 1990, 2000 and 1995। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1990 में भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था। जो डेवलपमेंट है भारत में पवन ऊर्जा का वो 1990 में प्रारंभ हुआ था। और अभी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में दुनिया में 5वें स्थान पर है। ऊपर सबसे है डेनमार्क और अमेरिका, और भारत का स्थान 5वां है पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, जो कि है हमारा 80 नंबर। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? 15 नवंबर 1983 को, 18 नवंबर 1985 को, 25 नवंबर 1988 को और अन्य। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 नवंबर 1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था। गाइज अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए परमाणु ऊर्जा विनियामक परिषद, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि
AERB और बी। AERB भारत में परमाणु ऊर्जा की नियामक संस्था है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रहती है। तो परमाणु ऊर्जा विनियामक परिषद यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि AERB जो है वो भारत में परमाणु ऊर्जा की नियामक संस्था है, जो कि एक स्वतंत्र एजेंसी है जो कि परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस की जो ये AERB है इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया था, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो ये याद रखना एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इंडियन नेवी के एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। तो बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई और भोपाल ये हमारे ऑप्शन है। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है गाइस 82 नंबर, भारतीय सिनेमा के जनक थे। Whom was the father of Indian cinema? देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स और अन्य। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। दादा साहब फाल्के वाज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। नेक्स्ट है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि है दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के प्रतीक स्वरूप और 1969 में दादा साहब के जन्म शताब्दी वर्ष में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना उनके सम्मान में की गई। तो इनका जन्म शताब्दी ईयर था यानी 100 ईयर जो है वो 1969 में पूरा हुआ था और इसी मौके पर दादा साहब के जन्म शताब्दी वर्ष में ही भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की, जो कि फिल्म की क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल टू इंट्रोड्यूस डॉक सिस्टम इन इंडिया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसके लिए एक्सप्लेनेशंस यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1 अक्टूबर 1857 को भारतीय डाक व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई। इसी दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो भारतीय डाक व्यवस्था है उसकी औपचारिक शुरुआत 1 अक्टूबर 1857 में हुई थी और इसी दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शिक्षा है एक एजुकेशन इन इंडिया इज अ नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार और मूलभूत अधिकार। तो इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूलभूत अधिकार। भारत में शिक्षा जो है ये एक मूलभूत अधिकार है। एजुकेशन इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, अधिकार के बारे में मैंने पढ़ाया है, कर्तव्य के बारे में भी पढ़ाया है, तो उसमें मूलभूत अधिकार है हमारा शिक्षा। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा 85 नंबर। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर? संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल में ही निधन हो गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अपने कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? When did the national flag rule of India come into force? 2000, 2001, 2002, 2003। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी 2002 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू कर दिया गया था। ओके,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87 नंबर, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोदावरी। गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। गोदावरी रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। इंडियाज लार्जेस्ट एनिमल मिक्स टेक प्लेस एवरी ईयर। सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में और सोनपुर में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोनपुर में प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम यानी सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है पशु मेला लगता है और ये एशिया का, सिर्फ भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये सोनपुर पशु मेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड बोस्टन ऑफ इंडिया? अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई एंड सूरत। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद इज कॉल्ड बोस्टन ऑफ इंडिया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है 90 नंबर, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? 5, 8, 4 और 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 8। ग्लोब पर कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके गाइज, इसके लिए एक्सप्लेनेशंस क्या है वो आप देख लीजिए। वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 21 जून को सूर्य इस रेखा के यानी कि कर्क रेखा के एकदम ऊपर रहता है। ओके गाइज, उसके बाद भारत में कर्क रेखा जो है कैंसर लाइन वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है और 21 जून को सूर्य इस रेखा के बिल्कुल ऊपर रहता है, एकदम ऊपर रहता है। तो जरूर अगर कभी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि किस दिन सूर्य कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर रहता है तो वो डेट होगी 21 जून की और कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो वो होगी 8 राज्य। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गाइज, ये 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप कुछ बदलाव चाहते हो, कुछ सजेशन है इसके रिगार्डिंग तो आप दे सकते हो। मैं कोशिश करूंगा 20 क्वेश्चंस लेने की डेली। आज मैंने 15 ही लिए। और एक और चीज़ बताना चाहूँ कि अब आपकी जो डेली टाइमिंग वाली है यानी कि जीके की वीडियो मॉर्निंग में 9 बजे और उसके बाद आपकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसकी वीडियो आपको शाम के 4 बजे मिलेगी। यानी कि अब नेक्स्ट वीडियो आपको 4 बजे शाम को मिलेगी और उसके बाद रात के 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में आपको मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएगी। तो ये तीनों टाइम आप याद कर लेना। साथ ही साथ 27 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके स्क्वाड पे, जो आपके लिए साइंस और जीके के लिए लाइव क्लासेस चलेंगी। वो तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ शाम के 4 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।